मैं वोट डालता हूँ, कभी 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 डालता हूँ। और सर आपके मतलब आजकल एक जो है ना वो समझा जाता है कि हर घराने का जो है ना वो एक पार्टी को ही वोट होता है, तो आपके अगर कहा जाए तो आपका घर किसका वोटर है? मेरा घर तो पागलों की तरह पीटीआई है। मैं इमरान खान के साथ मुखालिफ था जब वो हुकूमत में था, लेकिन मेरे तो सारा घराना क्या चारों तरफ। हाँ। अच्छा सर, आपने डिफरेंट टाइम्स पे गिरफ्तारियां भी झेली हैं, तो इस बारे में आपका? पहले मेरी गिरफ्तारी हुई थी, इट वाज 1969 के बाद, 70 याया खान के दौर में हुई थी। एक वो ना छप गया था कोई, वो बहुत, मैं उस वक्त 13.5-14 साल का होगा, तो वो शाम कोई वालिद साहब को उसने SHO ने आके कहा कि इसको ले जाए बच्चे को। ये हुआ ये था कि वो जुलूस निकल रहा था, मैं कॉलेज में था, पढ़ता था, तो जुलूस निकला, एक खाका छपा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसके ऊपर खाका नहीं, तस्वीर छकी थी ऑक्सफोर्ड की, वो जो हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में पुरानी की एनल से निकाली उस पर, तो शराब खाने को आग लगा दी लोगों ने। तो शराब खाने को आग कम लगी तो बोतलें ज़्यादा पार हुई तो क्योंकि आग तो हम इसीलिए लगाते हैं। तो उसमें वजह कि उन्होंने जो नाम लिखे थे, मैं नारे लगाता लगाता आगे था, काम कुछ और ने किया, तो उन्होंने छोड़ दिया। दूसरी दफ़ा मैं ख़त्म नबूवत मूवमेंट जब चल रही थी 74 में, उस वक्त गिरफ्तारी हुई है, और तीसरी बार मेरी 77 में गिरफ्तारी हुई है। तो सर इस दफ़ा का एक्सपीरियंस कैसा था? तल्ख था। तो सर इमरान रियाज खान के साथ भी हमने देखा है, आपकी मुलाकात हुई है उनसे उनकी वापसी के बाद? उसके बाद तो मेरी मुलाकात हुई। कैसा? उसको पता था इमरान रियाज को कि मैं यहाँ हूँ, तो उसने बताया भी था, मुझे नहीं पता था कि वो वहाँ पर है। बट सर कैसी रही मुलाकात, कैसी रही इमरान रियाज से? देखिए, ये हमारा अलमिया है ना कि आप सिर्फ बोलने की बुनियाद पे एक आदमी के साथ ये कुछ कर देते हो यार। ना वो कत्ल किया उसने, ना उसने कुछ चोरी की है, ना उसने कुछ डाका डाला है, ना उसने किसी को छेड़ा है, ना उसने किसी इज्जत लूटी है। सिर्फ एक शख्स की यानी बोलने की बुनियाद पे आप उससे उसकी हर चीज़ छीन लेते हो। तो सर कैसे हैं वो अब? मेरी एक ही दफ़ा मुलाकात हुई, उसके बाद तो नहीं हुई, लेकिन इम्प्रूव करेगा आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव। उसके बेसिक वजह ये है कि वो देखिए, आप में ये जो ना ऑर्डील, ये एक साइकोलॉजिकली आपको बहुत एकदम आपको ना घबरा उठते हैं कि शायद मैं फिर वापस वहीं पर आ गया, तो वो उससे निकलना बड़ा मुश्किल सा काम होता है उस सारे से। अच्छा सर, आप मेन स्ट्रीम में भी रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, तो आप कैसे देखते हैं इस ट्रांजिशन को और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कहा जाता था, मतलब हम तो जब से पैदा हुए हैं यही सुन रहे हैं कि पाकिस्तान में आज़ादी राय नहीं है, पर अब सोशल मीडिया भी आ गया है, मगर सोशल मीडिया पे भी बात करने पे हम देखते हैं कि क्रैकडाउन होता है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पूरी दुनिया में आज़ादी राय नहीं है। नम चॉम्स्की की किताब है मैन्युफैक्चरिंग द कंसेंट, इट्स अ वंडरफुल बुक। देखिए हुआ क्या, मीडिया के साथ जुल्म क्या हुआ है। मीडिया में जब भी आप किसी शख्स को ग़ुलाम बनाना चाहते हैं तो उसकी सैलरी और उसका कंफर्ट लेवल जो है वो रेस कर देते हैं। एक चपरासी जो है ना वो छोड़ के चला जाता है, लेकिन एक कॉन्फिडेंट मैनेजर छोड़ के नहीं जाता। बिल्कुल। जिन लोगों को 250 रुपये तनख्वाह मिलती थी, 500 मिलती थी, स्टोरी के ऊपर थोड़े से पैसे मिल जाते थे, वो अचानक 10 लाख रुपए तनख्वाह लेने लग गए, कोई 25 लेने लग गया, कोई 40 लेने लग गया। ये है कॉस्ट ऑफ डिफेक्शन रेस की जाती है। आप सोचें कि इस वक्त पाकिस्तान में क्वालिफिकेशन वाइज सबसे ज़्यादा तनख्वाह जो है वो चेहरा लेता है जो मीडिया के ऊपर नज़र आता है। तो सर आपको लगता है कि यही वजह है जो आप कॉस्ट ऑफ डिफेक्शन की बात कर रहे हैं कि आज एक बैनिंग कल्चर बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है पाकिस्तानी मीडिया में? देखिए, कुछ बैनिंग तो बहुत कम लोग हुए हैं, कंप्रोमाइज़ ज़्यादा करें। मुझे बताइए, क्या अगर एक इंडिपेंडेंट मीडिया होता तो खबर मानिका का इंटरव्यू चल सकता था? अखलाकी जवाज़ ही नहीं बनता कैसे। देखें, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल करैक्टर जो था वो जनरल रानी का रहा है 1971। गली गली मोहल्ले मोहल्ले उसकी बात है। क्या कभी नेशनल मीडिया के ऊपर जनरल रानी के करैक्टर के ऊपर इस तरह की सूरत पैदा हुई? नहीं सर, मगर उनके ऊपर भी हामिद मीर साहब ने काफ़ी दफ़ा बात की है। उस तरह नहीं की ना कि आप जनरल रानी की बेटी को बुला के बिठा लें, ऐसे ही आप उसे कहे तुम्हारी माँ क्या करती थी बताओ मुझे, और जनरल रानी की बेटी इसे जर्नलिस्ट ना हो, दुनिया जानता है उसको, उसके नवासे को बुला लें, उसके पोते को बुला लें। ये कभी नहीं हुआ। ये पाकिस्तान की तारीख है, इंटरनेशनल दुनिया भर की तारीख में कभी नहीं हुआ था।
तो सर ऐसे डार्क टाइम्स तो ये तो चल रहे हैं और इट्स द डार्केस्ट टाइम। इससे पहले इतना डार्क टाइम कभी नहीं आया। तो सर इसके अंदर आप क्या फेट देखते हैं जमहूरियत का? देखिए, डार्क टाइम इसलिए आया है, ये डार्केस्ट टाइम इसलिए आया है कि आप वो लोग जो समझते हैं कि इस पाकिस्तान के अंदर हम चीज़ें जो हैं अपनी मर्ज़ी से चला सकते हैं और चलाते रहे हैं, मुद्दतों चलाते रहे हैं। इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान, इंटरनेशनल स्फीयर के लोग भी सारे इन्वॉल्व होते हैं। ग्लोबल कमज़ोर मुल्कों की कहानी बड़ी खौफनाक होती है। तो वो समझते हैं कि हमसे वो टारगेट अचीव नहीं हो रहा, इसलिए वो कारतूस भी जो कि बिल्कुल आखिरी होते हैं कि जिसको नहीं चलाया जाता, वो कारतूस भी चलाए जा रहे हैं और वो कारतूस ठुस होकर गिर रहे हैं। तो सर इस सिचुएशन में आप क्या देखते हैं कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? आगे क्या, किस तरफ आप पॉलिटिकल लैंडस्केप को डेवलप होता देख रहे हैं? तो ये ऐसे ही चलता रहा तो उसके बाद अगर तो इलेक्शन हुए तो इलेक्शन के दो नतायज हैं। देखें, 5 बुनियादी एरियाज़ हैं जिसके अंदर आप धांधली कर सकते हैं। मैं एज रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को 4-5 इलेक्शन करवाए मैंने, और इन रिटर्निंग ऑफिसर्स में मैं समझता हूँ कि हमेशा होता था कि 5 तरीके से धांधली की जा सकती थी। नंबर 1, आप हर कॉन्स्टिट्यूंसीज में रद्द बदल करते हैं ताकि आप एक आदमी को जितवा सकें, और आपके सामने वो बंदा होता है जिसको आप जितवाना चाहते हैं, उसकी बरादरी इधर कर देते हैं, इसकी बरादरी उधर कर। डिलिमिटेशन में इमरान खान का वोटर डिलिमिटेशन से अबव हो चुका है, सब जानते हैं। सेकंड होता है कि आप इलेक्टेबल्स जो हैं उनको लेके आते हैं। इस वक्त सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान के सारे इलेक्टेबल्स भी एक आदमी की झोली में डाल दिए जाएं तो वो अपनी कंपेन नहीं कर पा रहे। थर्ड होता है आप वोटर्स लिस्ट को डिस्टर्ब कर देते हैं ताकि लोग वोट ना दे सकें, वो भी बियॉन्ड हो गया सर। इलेक्शन के दिन धांधली 1978-77 में हुई थी, ख़राब हो गई थी। फिर 85 में ज़ियाउल हक ने नहीं की। ज़ियाउल हक ने 85 में ये किया था कि उसने नॉन पार्टी इलेक्शन करवा दिए थे, तो उसमें धांधली की ज़रूरत ही नहीं थी, पहले ही आपने पार्टीज बैन कर दी। 88 में आपने पहली दफ़ा धांधली की कोशिश की। मैं रिटर्निंग अफसर कोयटा था उस वक़्त। आप हैरान होंगे कि पूरी मशीनरी साथ थी। जस्टिस एस ए नुसरत वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो कहता होता था कि यार इसको जिताना है, इसको करना है। तमाम पार्टियां जो थी नवाज शरीफ की झोली में डाल दी गई थी, IGI टाइप चीज़ बना गई थी। लेकिन हुआ क्या कि बेनज़ीर के 81 वोट आए और इसके 52 वोट आए। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि दोनों पार्टियां जो थीं ये जाके झोली में बैठ गईं। फिर 1990 का इलेक्शन, 1993 का इलेक्शन और 97 का इलेक्शन, ये 3 इलेक्शन जो थे ये इनको अंदाज़ा हुआ कि हम जिता सकते हैं, क्योंकि करते ये थे कि 50-60 वोट जो थे इलेक्टेबल इधर से इधर कर देते थे, वो पार्टी जीतते थे, इधर से इधर करते वो पार्टी जीतते थे।